इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो बिजनेस में इसीलिए आना नहीं चाहते क्योंकि वो देख रहे हैं अपने फादर को कि इनको ढंग से खाना खाने का टाइम नहीं है, इनको अपने हेल्थ पे फोकस करने का टाइम नहीं है, उनको फैमिली के लिए टाइम नहीं है। क्या फायदा है ऐसे पैसे का? नहीं कमाना हमें ऐसे। एंड इसीलिए आप देखोगे कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन, बहुत लोग आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, जो आते हैं वो खुद का अलग बिजनेस सेट करना चाहते हैं। कोई भी उनके पुराने स्टोर्स पे आना नहीं चाहता। कैसे हैं आप? हिंदी में काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन आज का दिन ही ऐसा है क्योंकि आज 4 मई है और 4 मई 2020 को मैंने अपनी पॉडकास्टिंग जर्नी शुरू की थी। आज 2 साल पूरे हो गए हैं। मराठी में 5 शोज ऑलरेडी चल रहे हैं और हिंदी का दूसरा शो सुनो सेठ जी भी आ गया है। इस बार मिलने में थोड़ा टाइम लगा, पर इसके बाद एपिसोड रेगुलरली आते रहेंगे। बीच में नेक्स्ट बिग क्रिएटर अवार्ड 2022 इसका विजेता भी मैं रहा हूं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रिटेल सेगमेंट, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस की जब बात आती है, ये बहुत ही मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग कई पुश्तों से गल्ले पे बैठे रहते हैं। ऐसे में कोई दूसरा आके उनको ये कहे कि आपका धंधा जिस तरह से चल रहा है उसमें कुछ बदल करने पड़ेंगे, कुछ सिस्टम्स लाने पड़ेंगी, कुछ एसओपीज लगानी पड़ेंगी, और ये कहने वाली जब एक लड़की होती है तो सामने वालों की रिएक्शन आप सोच सकते हो। बट 1.5 साल तक सिर्फ रिजेक्शन सुनने के बाद भी हार ना मानने वाली और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस चलाने वाली यूर रिटेल कोच की करता धरता डॉक्टर रूपल अग्रवाल आज की हमारी गेस्ट है। ये हमारा इंस्पिरेशन चौपाल है। दोस्तों, आज हम कहीं पे भी हो, एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। ये एक एक कदम बढ़ाना क्या होता है, इसके लिए कौन से स्किल्स, क्या माइंडसेट लगता है, ये जानने के लिए हम यहाँ पे ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो हम में से ही है, लेकिन आज कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड। रूपल मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंस्पिरेशन चौपाल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो रूपल जी, आप वैसे तो बीएचएमएस डॉक्टर हो, तो अभी ये यूर रिटेल कोच इस नाम से आप काम कर रहे हो, तो ये करेक्ट। होम्योपैथी डॉक्टर से रिटेल सेगमेंट में कहाँ से आ गए आप? ओके। सो बेसिकली ये काफी लंबी जर्नी थी। इट वाज अ फेज ऑफ हम्म। डिस्कवरी वेयर ऑफ कोर्स मतलब एज एज अ कंपनी, जो हमारी हम्म। कंपनी है जो आज हम देख रहे हैं, वाईआरसी इज अ रिटेल एंड ई कॉमर्स कंसल्टिंग कंपनी। मैं बेसिकली बॉम्बे से हूँ। तो जब मैं पास आउट हम्म। हुई तो वो टाइम पे एज एवरी पर्सन हु पासेस आउट मुझे भी अपना खुद का क्लिनिक डालना था। बट बॉम्बे में खुद का क्लिनिक डालना, उसके बाद नए डॉक्टर के पास सच में कौन जाता है? आप पूछो अपने आप को, आप भी जाओगे क्या कोई नए डॉक्टर के पास? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था मुझे कि और कितने साल अभी और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज बाय द टाइम आप अपनी डिग्री पास करते हो आपकी एज हो जाती है अराउंड 23-24। एंड उसके हम्म। ऊपर भी देन यू हैव अ वेटिंग टाइम फॉर लाइक 5 years 10 years till you actually get that name and you start getting हम्म। your patients. तो उसके बराबर। बाद मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था कि फैमिली से अभी भी पैसे मांगना, और हम्म। पापा से अभी भी एट द एज ऑफ 24 ऑल्सो यू हैव टू आस्क फॉर योर पॉकेट मनी। ये मुझे हम्म। बिल्कुल भी जचा नहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा करना है जिससे मैं खुद का लिविंग तो एटलीस्ट निकाल सकूं, एंड ऑफ कोर्स जो बचता है उसमें फैमिली को भी मैं कुछ दे सकूं। सो देन आई हम्म। स्टार्टेड वर्किंग विद अ हेल्थ केयर ट्रेनिंग कंपनी। एंड अच्छा। हम बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट,
हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते थे कॉर्पोरेट्स के लिए। फिर जो लोग रिग्स और ओके। प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, मतलब जो ऑयल एक्सट्रैक्शन जहाँ पे होता है, वहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है लोगों को, राइट। क्योंकि वहां पे वो लोग 6-6 महीने 8-8 महीने रहते हैं विदाउट देयर फैमिलीज। तो उन लोगों के लिए भी हमने बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज कंडक्ट किए हैं। तो वो उस बिजनेस में हम बेसिकली आई स्टार्टेड देयर विद मैनेजमेंट। मुझे तब पता चला मैनेजमेंट होता क्या है। अनफॉर्चुनेटली अपना करिकुलम ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि डॉक्टर्स को मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये सब चीजों से बहुत दूर रखा जाता है। पता ही नहीं होता है एज डॉक्टर्स, इवन इफ यू पास आउट, आपको मैनेजमेंट क्या होता है पता नहीं होता है। बट दैट्स वेयर आई गॉट अ एक्सपोजर। और फिर मुझे अच्छा लगने लगा हाउ टू मैनेज थिंग्स, हाउ टू मैनेज बिजनेस, हाउ टू मैनेज people. So that's where I started as a training company. Your Retail Coach started as a training company, and eventually मेरे जो सेकेंड पार्टनर है वो ज्वाइन हुए, और उनकी एक्सपर्टीज है इनटू रिटेल, एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन maybe still things which are much more grave than only training, because training भी वो कुछ हद तक काम करती है, 10-15 दिन का एक मोटिवेशन होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं क्या हुआ था ट्रेनिंग में। तो हमने सोचा हम और कुछ कॉन्क्रीट कोई ऐसी चीज पे काम करें जो बेसिकली इट शुड बी समथिंग व्हिच शुड बी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर द कंपनी, और वहां पे हमने स्टार्ट किया फिर प्रोसेस कंसल्टिंग। सो ये रियलाइजेशन कब हुआ आपको कि प्रैक्टिस नहीं करनी है, कुछ और करना है? जब मैं एक्चुअली पास आउट हुई तो मैं जाके जगह ढूंढने लगी। जगह ढूंढ रही थी तो वहां के रेंट्स, बॉम्बे का स्टाफ कॉस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स आप खुद तो रिसेप्शन पे नहीं बैठोगे एज डॉक्टर, सो यू विल एटलीस्ट हैव टू हैव वन स्टाफ। वो सब जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने लगा कि मैं ब्रेक इवन कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा नए डॉक्टर्स के पास कौन जाता है, एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ था ये सब चीजें एसिमुलेट करना। एंड बीइंग अ होम्योपैथ, हमारे मतलब बिलीव इट और नॉट, बट डॉक्टर्स आर द लीस्ट पेड इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब इन इंडिया। तो वो भी मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वहां पे से भी सर्वाइवल करना डिफिकल्ट था। सो दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा टू गेट वेयर आई वांट टू। अच्छा, सो बट लुकिंग बैक आपको ऐसा लगता है क्या कि और भी कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि यू आर अ बिजनेस ओनर और रिस्क लेना और ये सब बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए ये आपको आता है, आप कर रहे हो अभी भी ये। सो वहां पे अदर दैन दी कॉस्ट या ये सारी चीजें, कुछ और भी रीजन हो सकता था आपके प्रैक्टिस ना करने के पीछे? नॉट रियली। अगर आप मुझे अभी पूछो तो मैं अभी भी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए 100% प्रैक्टिस करती हूँ। मैं मेरे अच्छा। फैमिली को बिल्कुल भी और कोई मेडिसिन लेने नहीं देती, ओनली होम्योपैथी। तो अच्छा। वो जो पैशन है फॉर होम्योपैथी दैट इज ऑलवेज देयर। इनफैक्ट हम अभी भी ओके। कुछ क्लिनिक्स के साथ एसोसिएटेड है जिनको हम ग्रोथ, एक्सपेंशन, फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं। So if ओके। not directly, indirectly, I'm trying to do something for my pathy, because that will always be very close to ओके। my heart. ग्रेट ग्रेट। सो आपने जो बताया कि ये आपने जो मैनेजमेंट एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, ये तो जो आप बोल रहे थे कि मैनेजमेंट सीखने को मिला, तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं आप कि जहाँ पे एक्चुअल में इट ट्रांसफॉर्म योर वे ऑफ थिंकिंग कि नहीं इस तरह से मैनेज होती है चीजें? See, जैसे मैंने कहा कि बहुत टफ था एज अ डॉक्टर टू गेट इनटू दिस फील्ड ऑल टुगेदर, क्योंकि एज अ डॉक्टर आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज दी जाती है कि बॉडी पार्ट्स क्या है, बॉडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर टू अंडरस्टैंड ये बिजनेस कैसे चलता है। आप मुझे पूछोगे तो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, तो मुझे थोड़ी सी एक नॉलेज थी पहले से कि बिजनेस रन कैसे होता है। आई यूज्ड टू सी माय फादर, आई यूज्ड टू सी माय पीपल इन एंड अराउंड मी हु यूज्ड टू रन द बिजनेस। सो एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, बट टू बी वेरी फ्रैंक बहुत डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में ये चीजें समझना। सो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, I used to hear a lot of videos and all to understand how it actually works. So definitely first initial
6-8 months were not easy when it comes to me doing a job. बिजनेस तो अलग बात है, बिजनेस में तो अलग ही टाइप के चैलेंजेस थे, बट स्टार्टिंग में जॉब में भी वो चैलेंज था कि पता ही नहीं था कि क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है. आप अगर कोई डॉक्टर को पूछोगे तो बहुत टफ होता है उनके लिए, बिकॉज हमने कभी ये सब पढ़ाई की नहीं होती है. राइट, राइट. सो ये कब रियलाइज हुआ कि ये सब करते हो कि नहीं, अभी इसी फील्ड में काम करना है, या इसको रिटेल में, जैसे आपने कहा कि आपके पार्टनर जो शायद आपके हस्बैंड ही है, सो राइट. ये कब रियलाइज हो कि इसमें ही काम करना है आपको? हाँ, सो स्टार्टिंग जब हमने किया तो डेफिनेटली हमारा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था. हम तभी सभी इंडस्ट्रीज के लिए काम करते थे. हमने स्टार्ट किया विद वोडाफोन, कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को हम ट्रेनिंग वगैरह देते थे. बट इवेंचुअली जब वो उन्होंने एमबीए किया है इनटू इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस फ्रॉम लंदन, एंड ही हैज वर्कड विद अ फ्यू रिटेल कंपनीज देयर. सो व्हेन ही फ्लू डाउन, हमने स्टडी किया कि रिटेल एक ऐसा सेक्टर है जहां पे 90% ऑफ द बिजनेसेस आर अनऑर्गेनाइज्ड. फैमिली रन बिजनेसेस 90% है रिटेल में. तो आप देखोगे अपने आसपास तो छोटे छोटे शॉप से लेके बड़े ब्रांड्स तक सभी जगह आप देखोगे तो फैमिली रन बिजनेसेस है वहां पे. तो वो चीज को हमें टैप करना था. एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट सम रियली गुड नेम्स इनटू रिटेल फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हिच हेल्प्ड अस टू मूव फॉरवर्ड. सो कैसे हुई स्टार्टिंग? क्या किस आप जैसे बताया कि शुरुआत से ही अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला, तो क्या कैसी शुरुआत रही थी? हाँ, मतलब इतनी सिंपल नहीं थी डेफिनेटली. सो हम रिटेलर को जाके कहते थे कि हम तुमको सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे करना है. एंड ऑफ कोर्स आप जब देखोगे फैमिली रन बिजनेसेस, वो हमारे फेस पे हंसते थे कि आप क्या आके हमें सिखाएंगे, हम ये बिजनेस 20 साल से 25 साल से ऑलरेडी रन कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स विद द एज दैट वी कम इन, वो कहते हैं कि ना तुमको एक्सपीरियंस है और ना तुमको कोई समझ है, तुम क्या आके हमें सिखाओगे. तो इनिशियली डेफिनेटली फर्स्ट 2 years वर अ वेरी बिग चैलेंज. इनफैक्ट चैलेंज वहां तक की थी कि पता नहीं ये चीज हम कर पाएंगे या नहीं. हो सकता है हमें चीजें कुछ चेंज करनी पड़े, हो सकता है हमें ये बिजनेस बंद करके कुछ और स्टार्ट करना पड़े. बट हमने छोड़ा नहीं, हम करते गए. एंड दैट्स हाउ वी गॉट the first few clients of ours. So initial, of course, things were not as easy as they seem now, because India में consulting की value नहीं है, to be very frank. India में आज भी लोग ऐसा समझते हैं कि हम जो करते हैं वो सही है, कंसल्टेंट आके हमें क्या सिखाएगा. कौन बताएगा कि मैकडॉनल्ड्स को भी कंसल्टेंट ने ही ग्रो किया और आज जो देख रहे हैं वो कंसल्टेंट की वजह से ही है. So it is difficult for people to accept and abide by the policies of a consultant. नहीं, मैं एकदम समझ सकता हूँ, क्योंकि कई सालों से, कई पीढ़ियों से लोग वो बिजनेस करते रहते हैं, और आप जाके उनको बोलेंगे कि हम लोग आपको कंसल्ट करने वाले हो, तो आप जैसे बोला कि आपकी एज को देख के, या शायद ये भी हो सकता है कभी तो आपको लड़की होने की वजह से भी शायद रिजेक्शन मिला होगा, या फिर अलग तरीके से, या 100%. क्या what motivated you to keep going? क्योंकि इतने सारे रिजेक्शन, इतने सारे नेगेटिव ये होने के बाद भी आप जैसे बोला कि आप करते गए, तो क्या मोटिवेशन था ये करने के पीछे? आप मुझे पूछोगे तो फ्रैंकली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. मुझे पता था जो डिग्री में कैरी करती हूँ उसमें मेरे पास बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग. और मुझे स्टार्टिंग से मतलब वो टाइम पे मेरे डैड के भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे. आई हैड टू सपोर्ट हिम. आई हैव अ यंगर ब्रदर. आई हैड टू लुक एट द फैमिली साइड ऑल्सो. सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग आई न्यू. सो आई हैड टू डू समथिंग इन द मैनेजमेंट साइड ऑफ द बिजनेस. सो वो टाइम पे ऐसा था कि सारी हिम्मत जुड़ा के we had to give our best push towards making it successful. And
also we got very good support from our families. We got very good Okay. motivation from the family, because family is always there at our back. So उससे भी बहुत ही फर्क पड़ता है, बिकॉज जनरली आप अगर मेरे फैमिली को भी आज भी जाके पूछोगे कि हम क्या करते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा समझाना, बट दे न्यू वी वर डूइंग समथिंग व्हिच इज गुड फॉर द सोसाइटी, सो दे यूज्ड टू ऑलवेज सपोर्ट अस. ग्रेट. सो ये स्ट्रगलिंग पीरियड के कुछ आप एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो? बहुत फनी एक्सपीरियंसेस है. So when we started, to be very frank, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी. So and पूना में गाड़ी के बिना survive करना was highly impossible. Initially, maybe I think for almost 6-8 months, I tried using public transport because I come from Bombay. तो मेरे लिए public, मतलब it was okay to use public transport, but यहाँ के समझा कि पूना में वैसा नहीं है. There is a different class of people who use public transport, and Yes. you need to have your own car. Vehicle. So Delhi Gaadi was, the first car, which is the first car I think for 90% of Indian middle class families, which was Alto. I thought ठीक है चलो, because उस टाइम में नैनो नहीं थी, नहीं तो I would have opted for nano. But yeah, तो हमने जाके चेक किया तो अल्टो की डाउन पेमेंट थी 75,000, and I said where am I going to get this 75,000 also from? And तो मैंने एक्चुअली अपने 4 दोस्तों को कहा कि प्लीज मुझे 15,000 की लोन चाहिए, प्लीज मुझे 15,000 दे दो, and I will give it back to you, give me some time of 3-4 months and I'll give it back to you. And that's how it started. So we bought our first car, and हम फिर एक्चुअली हम वो टाइम पे मैक्सिमम चक्कर अपने लक्ष्मी रोड पे लगाते थे, बिकॉज हम सबको पता है कि द रिटेल hub lies there, and the retail hub of family businesses lies there. So किसी के रेफरेंस के थ्रू किसी रिटेलर को मिलना, किसी के रेफरेंस के थ्रू किसी और रिटेलर को मिलना, जाके उनको समझाना हम क्या करते हैं, बस यही काम करते थे. हम अपनी ऑटो लेके निकल जाते थे, पूरा दिन बस यही काम करते थे. So that's how we started. And मतलब वो हर महीने की 1 तारीख को सोचना कि EMI भरना है. Then we took a small office which was a 10,000 rupees rent office. So that's how it started off. Okay. So पहला बिजनेस कब मिला? I think हमने जब चालू किया तो ऑलमोस्ट फर्स्ट बिजनेस मिलने में ऑलमोस्ट 1-1.5 साल लग गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिफिकल्ट था सस्टेन करना, लोगों को समझाना कि हम करते क्या थे. So it took almost 1 to 1.5 years, but from there it has been no looking back. तो चलते गए हम वहां से. बट रूपल जी, मैं फिर से वही पूछना चाहूंगा कि 1-1.5 साल सरवाइव करना, कुछ बिजनेस नहीं मिल रहा है, एक तभी भी सरवाइव करना, या वो कंटिन्यू करना, रोज गाड़ी में बैठ के जाना, लोगों से मिलना, लोगों को पिच करना, और पता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? हम अलग अलग तरीके यूज करते थे. हम पहले रेफरेंसेस के थ्रू जाते थे, फिर हम ब्रोशर्स लेके जाते थे, फिर हम उनको सक्सेस स्टोरीज बताते थे कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. हम उनको ये बताते थे कि उनके लिए ये चीजों में क्या है. बहुत बार तो हमने कहा है हमारे क्लाइंट्स, मतलब जिनके पास हम जाते थे, हमारे प्रोस्पेक्ट्स को, कि आप हमें फीस मत दीजिए, आपको अगर रिजल्ट मिलता है तो आप हमें फीस दीजिए. इतना रिस्क फ्री मॉडल होते हुए भी लोगों ने मना किया है हमें कि नहीं हमें नहीं चाहिए ही नहीं. So it was all about motivating each other and pushing. And एक चीज हमने ध्यान में रखी कि हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे बढ़ाए नहीं, क्योंकि अगर हम वो टाइम पे स्टाफ ले लेते, वो टाइम पे ऑफिस ले लेते, तो थोड़ा सा टफ हो जाता हमारे लिए ऑपरेट करना, मेंटेन करना. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो वैसा था कि खुद के खर्चे निकल जाए तो बहुत है. तो मतलब हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट लो रखे, एंड वी पुश्ड आवरसेल्व्स टू आवर बेस्ट ऑफ आवर लिमिट्स. शायद कई लोग आपको आज एनवी करते होंगे कि आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद सब कुछ करते हो, तो उनको क्या कहोगे ये स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में आप फिर? बहुत लोग शायद ये भी सोचते हैं, और मतलब मुझे देख के शायद लोगों को लगता है कि अरे शी कम्स फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, उसको क्या स्ट्रगल.
अच्छा ही होगा, यू नो, बट इतना सिंपल नहीं था. एंड यू नो, इफ यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस, यू हैव टू हैव द करेज कि जेब में 2 रुपए भी ना हो, बट यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू पिच योर प्रोडक्ट, पिच योर सर्विसेज इन सच अ वे कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस आए आप पे. एंड स्पेशली सर्विस बिजनेस, क्योंकि कोई प्रोडक्ट तो है नहीं हमें बिल्कुल मेरे पास दिखाने के लिए. तो सर्विस बिजनेस में तो राइट. केवल कॉन्फिडेंस पे ही आपका आपका आपकी सर्विसेज बिक सकती है. यस यस. सो पहला क्लाइंट कौन था आपका? वेरी गुड क्वेश्चन. सो रिटेल में आवर फर्स्ट क्लाइंट वाज पीएनजी ज्वेलर्स. पीएनजी ज्वेलर्स. And I'm proud to say that we are still associated with them. It's been almost nine and a half years. Great. So या. सो हाउ वाज द प्रोसेस? उसमें कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप ला पाए होंगे डेफिनेटली, जिसकी वजह से वो आज भी आपके साथ जुड़े हैं, एंड देन सक्सेस स्टोरी भी आप शायद बता पाए होंगे उनकी. पीएनजी ज्वेलर्स का उसकी सक्सेस स्टोरी अगर मैं बताना चाहूँ तो इट वाज गोइंग थ्रू डिवीजन दैट टाइम. तो हम एक ग्रुप के साथ काम कर रहे थे और उनको स्क्रैच से चीजें डेवलप करनी थी इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, उनके टीम्स, उनकी ट्रेनिंग्स. नए स्टोर्स भी ओपन हो रहे थे एट द सेम टाइम. परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल पूरा सेट करना था उनको टाइम पे. सो दे ऑल्सो पुट अ लॉट ऑफ फेथ ऑन अस. एंड हम ऑलमोस्ट 1 साल तक रिगरसली उनके टीम के साथ काम कर रहे थे फॉर ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज. मेजरली उनका पूरा एचआर सेट करना, एचआर पॉलिसीज, एचआर प्रोसेसेस, ट्रेनिंग्स, न्यू स्टोर ओपनिंग सपोर्ट, काफी कुछ हमने पीएनजी में रन किया हमारे सर्विसेज. They also knew we are new in the market, but they gave us a chance, and I am truly thankful to them that we learned so much. हम इतना कुछ सीखे across the entire journey, और वो process में 1 साल बाद ऐसे लग ही नहीं रहा था कि 1 ही साल में ये सब कुछ किया है हमने. It was a knowledge worth years together. ओके. सो क्या एक्चुअली आप लोग करते क्या हो? हम लोग रिटेल और ई कॉमर्स कंपनीज के लिए प्रोसेस कंसल्टिंग करते हैं. उनको बिजनेस सेटअप करना हो तो हम बिजनेस मॉडल डेवलप करते हैं. जब मैं प्रोसेस कंसल्टिंग कहती हूँ तो उनके हर एक डिपार्टमेंट को किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, हर एक का काम क्या होना चाहिए, मेनली आपका बिजनेस कैसे रन होना चाहिए, उसकी हम बाइबल बनाते हैं. और वो बाइबल के हिसाब से अगर हर इंसान चले ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका इन्वॉल्वमेंट एज ओनर्स डे टू डे ऑपरेशंस में कम हो जाएगा और आप अपने बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस कर पाएंगे. तो हमारा काम है कि ओनर्स का इन्वॉल्वमेंट डे टू डे ऑपरेशन से कम किया जाए ताकि वो एक्सपेंशन, ग्रोथ, फ्रेंचाइजीज पे फोकस कर पाए. सो इसके बारे में हम अगर कोई रिटेलर यहाँ पे सुन रहे हैं तो सुनो सेठ जी, ये हमारा और एक पॉडकास्ट है जिसकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं. वहाँ पे रूपल जी का एपिसोड है पूरा, और पूरा डिटेल में उन्होंने समझा है कि वो लोग क्या करते हैं, तो आप जरूर सुनिए उसको. यस. सो आपने हम लोग उस समय बात कर रहे थे तो एक तुलसी का भी आपने एक एग्जांपल लिया था कि किस तरह से कितना बिजी रहते थे वो. सो उसके बारे में थोड़ा बताइए. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. कौन नहीं जानता तुलसी को पूरे पूना में. वो वैसी ब्रांड है जो सालों से चलती आई हुई है. हमें कभी भी कोई होमवेयर चीजें खरीदनी है तो हम वही नाम सोचते हैं. एंड इनफैक्ट आई थिंक जब भी कोई तुलसी बाग जाता होगा तो तुलसी स्टोर जाए बिना रह नहीं पाता होगा. उतनी ब्यूटीफुल वेराइटीज है उनके पास. एंड fortunately, unfortunately, they had some challenges pertaining to business. So Tulsi as a store has been a wonderful example for Pune. हर पुणेआइट को पता है तुलसी स्टोर्स कौन है, क्या बेचते हैं. बट मतलब एज वो जितने अच्छे रिटेलर है वो चीज मेंटेन करने के लिए उनको बैक एंड सपोर्ट भी लग रहा था. दे हैड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू मैनेजिंग द स्टोर, किस तरह से स्टोर मैनेज किया जाए उनके बिना.
वहां पे उन्होंने हमें अप्रोच किया था और उनका जो अभी स्टोर आप देख रहे हैं, हम्म विच इज अ रिनोवेटेड स्टोर, उसको सेटअप करने में हमने उनको सपोर्ट किया था। छोटी छोटी चीजें होती है इन टर्म्स ऑफ देयर चैलेंजेस। दे हैड नो टाइम, 14-15 घंटे वो गले पे बैठते थे। ओह सो यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा कि उनको वॉशरूम जाने तक का भी टाइम नहीं मिलता था। वो चैलेंज से लेके आज वो ऑफिस में बैठते हैं और स्टोर हम्म मैनेजर्स, कैशियर्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के हिसाब, मतलब उन पर पूरा स्टोर चलता है। सो वो स्टेज हम्म तक हमने उनको स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था। वाह सो ये सारी जो इश्यूज होते हैं रिटेलर्स को, तो इसके पीछे क्या रीजन होता है बेसिकली? इंडिया में जैसे मैंने कहा कि 90% ऑफ इंडियन रिटेल अनऑर्गेनाइज्ड है। हम्म अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कहीं पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ओनर सोचता है कि मैं ही गल्ले पे बैठता हूं तो ही काम हो पाएगा। वो हम्म ओनर सोचता है कि मैं ही परचेज करूंगा तो चीजें बिकेगी। वो सोचता है कि मैं हम्म ही रहूंगा तो सेल होगा। वो सोचता है कि मैं ही हम्म रहूंगा तो अकाउंट्स टैली होगा। तो वहां दिक्कत ये आ जाती है कि अ, वो ओनर एक ही स्टोर तक अटक जाता है। नो हम्म डाउट वो स्टोर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टोर होगा, बट वो एक ही स्टोर पे अटक जाते हैं। एक से मैक्सिमम 2 स्टोर कर पाते हैं, बट उसके आगे जाने में दिक्कतें आती है क्योंकि उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग की शायद समझ है, बट वो करने के लिए शायद वो करेज थोड़ा सा मिसिंग है। वो करने के रिस्क फैक्टर्स दिमाग में आ जाते हैं, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर वो प्रोसेस को सिस्टमैटिकली नहीं किया तो देर आर हाई रिस्क, बट हम्म अगर देर आर वेज एंड मीन्स कि आप उसको सिस्टमैटिकली कर पाए, उसी के लिए तो हम पिक्चर में आते हैं कि हम उसको एक प्रोसेस ड्रिवन, एक सिस्टमैटिक अप्रोच दे। ऐसी कोई जादू की हम्म झड़ी तो है नहीं कि हम घुमा दे और स्टोर अपने आप चलने लगे। तो राइट चीजें एक सिस्टम से अगर हम करते हैं, एक प्रोसेस से करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलता है। बट जो रिटेलर हम्म है फैमिली रन, हम्म वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं हिलता या हमारे बिना काम नहीं हो सकता। तो वहां पे कहीं ना कहीं उनका ग्रोथ ही रिस्ट्रिक्ट होता है। ओके सो आप क्या आपको लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि वो अभी पढ़े लिखे हैं, उनको इतने देर गल्ले पे बैठने की यानी वो डेफिनेटली चाहेंगे नहीं इतने देर गल्ले पे बैठना। सो क्या या इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो बिजनेस में इसीलिए आना नहीं चाहते क्योंकि वो देख रहे हैं अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को, अपने अंकल्स को, कि इनको ढंग से खाना खाने का टाइम नहीं है, इनको अपने हेल्थ पे फोकस करने का टाइम नहीं है, उनको फैमिली के लिए टाइम हम्म नहीं है। क्या फायदा है ऐसे पैसे का? नहीं हम्म कमाना हमें ऐसे पैसा। एंड इसीलिए आप देखोगे कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन, बहुत लोग आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, जो आते हैं वो खुद का अलग बिजनेस सेट करना चाहते हैं। कोई भी उनके पुराने हम्म स्टोर्स पे आना नहीं चाहता। कुछ लोग जो चाहते हैं वो उस तरह से चाहते हैं कि हम पूरे स्टोर को रिवैम्प करें, ऑर्गेनाइज करें और फिर ही हम बैठे, विच इज हम्म द राइट थिंग। क्योंकि वो अगर बाहर से पढ़ाई करके आते हैं तो वो हम्म ऑलरेडी देख चुके हैं कि बड़े स्टोर्स, बड़े ब्रांड्स कैसे चलते हैं और ओनर के हम्म बिना भी चीजें हो सकती है। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये चीजें तो मस्ट है। मतलब इसके बिना हो सकता है आपका नेक्स्ट जनरेशन आपके स्टोर में आने, कदम भी रखने का मन ना रखे। हम्म यस डेफिनेटली। और आज के जो डिजिटल पेमेंट का एज है या फिर ऑनलाइन ये जो सब पोर्टल्स होते हैं उसका एज है, और आपने जैसे कहा कि नई जनरेशन आना नहीं चाहती है वो अपने पुराने स्टाइल की दुकानों में, तो क्या ये अभी अनिवार्य हो चुका है सारे रिटेलर्स के लिए, फैमिली ओन बिजनेसेस के लिए, कि वो अभी ऑर्गेनाइज हो जाए, एक सिस्टम बैठा ले और तभी उनका कुछ भविष्य है? हम्म हाँ, अभी नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो होने वाली है रिटेल में, उसको कहते हैं ओमनी चैनल वे ऑफ रिटेलिंग। जहां पे ना कि सिर्फ ऑनलाइन चलेगा, ना ही सिर्फ ऑफलाइन चलेगा। एक कॉम्बिनेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन का जब होगा, वो ही ब्रांड्स
सरवाइव कर पाएंगे, वही ब्रांड्स बेस्ट आगे बढ़ पाएंगे। एंड ये चीज बहुत ही जल्दी आपको दिखेगी, चेंज, ये चेंज बहुत जल्दी दिखेगा, बिकॉज कोविड और पैंडेमिक की वजह से लोगों का ई कॉमर्स पे शिफ्ट होना बहुत ही फास्ट हो गया है। जो चीज हमने सोची थी होगी शायद 5-6 सालों में, वो चीज 2 साल में हो गई है। तो द पेस एट विच द इंडस्ट्री इज चेंजिंग, ये चीज जितना जल्दी अडॉप्ट करेंगे उतना उनका जो उनकी लेगेसी है, उनकी ब्रांड वैल्यू है, उनको वो आगे लेकर जा पाएंगे। बिल्कुल। सो रूपल जी, अभी वायरसी का कितना बड़ा काम है अभी फिलहाल, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इस क्षेत्र में? फ्रैंकली वाईआरसी एज अ कंपनी, जैसे मैंने कहा कि हमने स्टार्ट की थी, इट स्टार्टेड विद अस सिंगली, एंड आज हम्म। वी आर अ टीम ऑफ अराउंड 35 पीपल, एंड हमारे कंसल्टेंट्स अक्रॉस द कंट्री है, एंड इनफैक्ट हमारी दुबई में भी ऑफिस है। तो हम्म। हम काफी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं इन दुबई, ओमान, Saudi Arabia, ओके। Iraq, South Africa. So multiple projects we are working on. All of these are majorly into retail and e-commerce. ओके। सो 1.5 साल तक कुछ काम नहीं मिला और वहां से जाके आज इतना इंटरनेशनल लेवल पे भी आप काम कर रहे हो। सो व्हाट इज सच बताओ तो दी कोविड में एक दिन भी ब्रेक नहीं मिला है हमें, एक दिन भी हमारी ऑफिस बंद नहीं थी थैंक्स टू आवर सो क्लाइंट्स। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस सक्सेस? A lot of studying, I can say, because since I am not from the field, and also ग्रोइंग जो ट्रेंड्स आते हैं हर बार रिटेल में, कैसे करना चाहिए, हम्म। कैसे मैनेज होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हम हम्म। आज भी हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत सारा रिसर्च करते हैं। इनफैक्ट ओके। आप मानोगे नहीं कि मतलब अगर 100 आवर्स हम काम करते हैं तो 40 आवर्स हम लिटरली रिसर्च करते हैं। सो आउट ऑफ 100 आवर्स, तो हम खुद वो रिसर्च को कैसे और बेहतर करें, हमारे कस्टमर्स को हम्म। कैसे हम बेटर सोल्यूशंस दे, उस पे हमारा कंटिन्यूस काम चालू रहता है। एंड मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हम वो स्टेज पे है कि हम डे टू डे कामों में अभी इन्वॉल्व नहीं है, तो हम ये बैक एंड चीजें इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी उसको टाइम दे पाते हैं। एंड हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स है उनको वर्ल्ड क्लास सोल्यूशन मिले। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। बिल्कुल। रेमंड्स हमारे क्लाइंट है। रेमंड्स में क्या बात। जब हम बिडिंग कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के लिए, हम्म। जिसमें हमने पूरा एसओपी उनके टेलरिंग डिपार्टमेंट और उनके स्टोर्स के एसओपी सेट किए, वहां हमारे कॉम्पिटिटर थे एक्सेंचर। नाउ वी ऑल ओह। नो एक्सेंचर क्या लेवल की कंपनी है, तो उनके बिल्कुल। सामने बिड करना भी स्टार्टिंग में हमें लगा कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड वी वर सिलेक्टेड इन रेमंड्स फॉर द सोल रीजन कि हमें प्रोडक्ट और हम जो सोल्यूशंस दे रहे थे उसकी इन डेप्थ नॉलेज थी। हम उनके हर वो अच्छा। छोटे क्वेश्चन को आंसर कर पाए थे। हमारे सामने एक पैनल थी 6-7 लोगों की, और उन्होंने हमें लिटरली ग्रिल किया था कि कैसे करोगे आप, you're a new company, of course compared to Accenture we are a very very small company। तो उन्होंने उस तरीके से हमें ग्रिल किया था कि आप कर कैसे सकोगे ये सब चीजें, एंड दे वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड द नॉलेज दैट वी हैड। एंड वही हमारी स्ट्रेंथ है आज भी। आप हमें कोई भी सब्जेक्ट पे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपको डेफिनेटली एक लॉजिकल और एक इम्प्लीमेंटेबल सोल्यूशन हम दे पाएंगे। वाह। और रूपल जी, एक और भी चीज है कि प्रोसेस में भी आप बहुत स्ट्रांग हो। सो एक तो दो सवाल है मेरे। एक तो प्रोसेसेस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं कोई भी बिजनेस के लिए, या कोई भी अगर जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें, और अगर कोई पहले से प्रोसेसेस में बिलीव नहीं कर रहा है या उसको पता नहीं कैसे प्रोसेसेस सेट करे, तो क्या एडवाइस है आपकी कि किस तरह से खुद को बदल सकते हैं कोई?
आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूंगी, हाउ इम्पोर्टेंट आर प्रोसेसेस। आप कोई भी मशीन जब आती है नई मार्केट में, या आप कोई नई मशीनरी खरीदते हैं, तो हम सबसे पहले उसका मैनुअल पढ़ते हैं कि ये मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाए। प्रोसेसेस या मैनुअल और कुछ भी नहीं है, बस यही है कि आपके बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाए, उसका हम मैनुअल बनाते हैं। एंड अगर वो मैनुअल आप ठीक से पढ़ोगे नहीं, तो मशीन के आधे फीचर्स आपको पता भी नहीं चलेंगे कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप सोचिए, अगर आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं विदाउट अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस और सिस्टम इन प्लेस, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके स्टाफ ने एकदम परफेक्ट काम करना चाहिए, जबकि ऐसा कोई मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास खुद के पास कोई मैनुअल नहीं है, आपके खुद के कोई प्रोसेस डिफाइंड नहीं है। क्योंकि आप भी वो काम 4 बार अब अगर करेंगे विदाउट एनी प्रोसेस इन प्लेस, तो आप हर एक बार अलग अलग तरीके से करेंगे। बट अगर प्रोसेस ठीक से डिफाइंड है, तो वो काम आपको एग्जैक्टली पता है कि कैसे करना है, और वो फिर आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं। उस चीज पे आप अपने स्टाफ को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि ये चीज इसी तरह से होनी चाहिए। सो इसको बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है बाय पीपल। लोग सोचते हैं ये सब बैक एंड है, ठीक है, हमें सिर्फ सेल पे फोकस करना है। नो डाउट अबाउट इट, बट आपका सेल तभी बढ़ेगा जब आपका बैक एंड स्ट्रांग होगा, आपका बैकबोन स्ट्रांग होगा। सो प्रोसेसेस आर एज योर बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उतना इम्पोर्टेंट है। राइट। बट अगर कोई आदमी स्वभाव से प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होगा, तो उसको कैसे बदलना चाहिए खुद को? सच कहूं तो अगर मेंटल तैयारी नहीं है किसी की कि नहीं मुझे चेंज होना ही नहीं है, तो वहां पे ज्यादा कुछ हम कर नहीं पाते, बिकॉज हम उनको केवल एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि ये चीजें इस तरह से होती है और इस तरह से लोगों ने बेनिफिट किया है। बट अगर मेंटल आपकी तैयारी नहीं है, हम घोड़े को पानी तक लेकर जा सकते हैं, पानी पिला तो नहीं सकते ना, तो वैसा है। बट अगर आपकी इवन 2% भी आपकी तैयारी है कि हाँ मुझे चेंजेस करने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो डेफिनेटली हमको 2% को 100% कर पाएंगे, बिकॉज हम वो चीज से आपको पूरा आपका रोड मैप, आपका ग्रोथ मैप, आपका पूरा प्रोसेस, ये पूरा डिफाइन कर पाएंगे। आज के चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर द चैलेंज? हाँ, जैसे मैंने कहा कि 2022 ये इसको कहा जाता है ईयर ऑफ रेजिग्नेशंस। सो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपकी टीम को कैसे मेंटेन करें, हम टीम को कैसे रिटेन करें, टीम को कैसे खुश रखें। क्योंकि कोई भी सर्विस बिजनेस के लिए टीम इज एवरीथिंग। आपका बिजनेस रन होता है आपके टीम से, तो हमारे लिए भी टीम उतनी ही इम्पोर्टेंट है, एंड वी डू वैल्यू आवर पीपल। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग एट द मोमेंट। आपने लास्ट टाइम भी एक येवले टी का एक एग्जांपल दिया था, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करके फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। राइट। श्योर। सो वो हमारे वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी क्लाइंट्स जिनका नाम है येवले चाहा। हमने स्टार्ट किया उनके साथ काम करना जब वो उनका एक स्टोर था, and today they are a chain of roughly around 130 to 140 franchisees all across Maharashtra, and we are very proud कि हमने उनका फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया है, हमने उनके SOPs डेवलप किए हैं, एंड मतलब वो एक ब्रांड हमारे दिल के काफी करीब है, क्योंकि हम उनके साथ घंटों घंटा बैठ के ये चीज पे डिस्कशंस करते थे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्रो होना है, कैसा मॉडल बनाए जो सक्सेसफुल हो। बिकॉज आप देखोगे कि मार्केट में F&B में सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मॉडल, और उसमें भी ये जो मॉडल जिस तरह से वो रन करते हैं, जिसको कहा जाता है फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल, वो काफी कम है। आप नहीं के बराबर ही है, आप पकड़ लीजिए।
और उसमें इस चीज को सक्सेसफुल बनाना था। नो डाउट वो भी बहुत ही पैशनेट है अपने बिजनेस को लेकर, एंड उनकी सोच डेफिनेटली बहुत अलग है। सो मैं कहूंगी कि आपका 50% काम हमारे आपकी सोच से ही हो जाता है कि आप ग्रो होना चाहते हैं, आप चेंज होना चाहते हैं, आप अडेप्ट करते हो नई चीजों को लेकर, तो 50% आपका काम वही हो जाता है। एंड देन फिर हम है जो हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि करना क्या है, कैसे करना है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, कौन से प्रोसेसेस होने चाहिए। तो वो एक बहुत ही यू कैन से दैट्स अ सक्सेस स्टोरी विच वी शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ। दे आर बेसिकली इनटू टी। वो सिर्फ एक प्रकार की चाय बेचते हैं, एंड दैट इज नॉर्मल टी। कोई विदाउट शुगर नहीं, कोई लेस मिल्क नहीं, कोई विदाउट मिल्क नहीं, नो ब्लैक टी, नो लेमन टी, नो ग्रीन टी, ओनली टी। सो सो आपकी सोच हो और अच्छे प्रोसेसेस हो तो खाली एक प्रकार की चाय बेच के भी आप 130 या 140 स्टोर खोल सकते हो। आउटलेट्स तक पहुंचा सकते हैं। ग्रेट। Sure. सो रूपा जी, अभी हम लोग अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ेंगे। आपको एक सेंटेंस में आंसर करना है। अरे बाप रे, वेरी difficult. सिंपल क्वेश्चन। सो एक कोई भी किताब जो आपने पढ़ी है, आप को अच्छी लगी और आप रेकमेंड करेंगे सबको पढ़ने के लिए। The ओके। Secret, and I truly believe in that. एक कोई भी पॉडकास्ट या कोई भी ऐप जिससे आपको कोई फायदा हुआ हो। YouTube, because हाँ सब कुछ मिल जाता है। यस, डेफिनेटली। रूपा जी, ये जो दो साल हुए हैं, गए हैं हमारे 2020 2021, ये बहुत ही अलग किस्म के समय था ये। तो इसमें से हमको क्या सीखने को मिला है? ये टाइम पे अगर रिटेल इंडस्ट्री की बात कहूं तो वो सभी लोग जो ऑनलाइन चालू कर चुके थे उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। जो ऑनलाइन 8-10 रोज के 8-10 ऑर्डर्स करते थे प्री कोविड, वो कोविड में 10 से डायरेक्ट 100 तक पहुंचे हैं, वो हमने देखा है। तो वो ग्रोथ जो उनको मिल पाई है बिकॉज वो विजनरी थे, उन्होंने देखा था कि ऐसा हमें ऑनलाइन जाना है। वो टाइम पे शायद कोई और रिटेलर ऑनलाइन की सोच भी नहीं रहा था, प्री कोविड की बात कर रही हूँ। तब उन्होंने सोचा, तब उन्होंने वेबसाइट बना दी, तब उन्होंने ऑलरेडी बेचना शुरू कर दिया ऑनलाइन, एंड दे एक्चुअली रीच फ्रॉम 10 to 100 सेल्स पर डे बिकॉज ऑफ कोविड। और ये बेनिफिट वो उठा पाए क्योंकि वो कोविड के दौरान पे एज वी ऑल नो हम सब ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ कि कल शाम को अगर आपको दूरदर्शन पे बुलाया जाए और 130 करोड़ भारतीयों को आपको आपकी मन की बात कहनी है, तो आप क्या कहोगे? एक लाइन में? यस। So if you have the vision to grow, we have the passion to get you there. So ये हमारी टैगलाइन है जो हम जनरली कहते हैं रिटेलर्स को कि आपके पास अगर विजन है तो हम डेफिनेटली आपको वो आपके जो गोल है वहां तक पहुंचा पाएंगे। वाह। और ये डेफिनेटली 130 करोड़ लोगों को भी लागू होती है कि अगर इफ यू हैव द विजन तो अपने हमारे देश में देयर आर वेज टू आप जिससे ग्रो कर सकते हो, राइट? एग्जैक्टली। वाह। सो रूपा जी, आप यहाँ पे आए, बहुत अपने आप का समय दिया और बहुत अच्छी बातें हुई, काफी सारी चीजें समझ में आई है और डेफिनेटली काफी सारे रिटेलर्स हमको ये सुन के थोड़ा मोटिवेट हो सकेंगे, ऐसा आशा करते हैं। सो फिर से एक बार आप यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। And last but not the least, a very very happy anniversary to you and Thank your channel, and I truly pray कि आपको बहुत ही सक्सेस मिले इस चीज में, and all the very best. Thank you. Thanks a lot. उम्मीद है रूपल अग्रवाल जी से की हुई ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एप्पल पॉडकास्ट और बाकी सारे पॉडकास्ट ऐप पे रेटिंग और रिव्यू दें।
उसके अलावा हमारी वेबसाइट www.mipodcaster.com को ज़रूर विज़िट करके आपके रिएक्शंस हम तक ज़रूर पहुंचाइए। फिर मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।